जब भी कोई लड़की जवान हो जाती है तब उसके लिए एक खास रस्म रखी जाती है जहां शहर के अमीर और ताकतवर लोग इकट्ठा होते हैं। उस रस्म में उस लड़की के भविष्य का फैसला होता है, क्योंकि इन अमीर लोगों में जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वही इस लड़की को लेकर जाएगा। यानी कि उसके बाद से उस लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और वह अपनी पूरी जिंदगी उस आदमी के अधीन होकर गुजारेगी, बिना किसी रिश्ते के और बिना किसी अधिकार के। आखिर ये जगह कौन सी थी और यहाँ के लोग इस तरह के रस्म क्यों रखते थे? साल 1920 का दौर था। उस वक्त पाकिस्तान का लाहौर भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हो रही थी। क्रांतिकारी गुप्त तरीके से अपनी अपनी रणनीति बना रहे थे, लेकिन इधर शहर में हम लोग एक अलग ही दुनिया को देखते हैं। वो थी हीरा मंडी की गलियां, जहां तवायफों का राज चलता था। हर शाम यहाँ रौनक लगती और अमीर घरानों के नवाबजादे अपनी शानो शौकत के साथ इन कोठों की तरफ आते थे। हीरा मंडी की एक मशहूर जगह जिसका नाम शाही महल है, जिसे सबसे मशहूर कोठे में गिना जाता है। इस आलीशान जगह की मालकिन रिहाना थी, जो अपनी दो बहनों मलिका और वहीदा के साथ मिलकर इस महफिल को संभालती थी। तीनों बहनें अपने हुनर और अदाओं से यहाँ आने वाले सभी लोगों का दिल जीत लिया करती थी। एक रात मलिका अपने छोटे बेटे को पास सुलाकर गहरी नींद में थी। उसी रात रेहाना चुपके से कमरे में आती है और सोते हुए मलिका के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर ले जाती है। वह बिना किसी आवाज के महल से बाहर निकलती है, जहाँ एक नवाब का नौकर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। रेहाना उस मासूम बच्चे को कुछ पैसों के बदले में उस नौकर के हवाले कर देती है। उधर कुछ ही देर में मलिका की नींद खुलती है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसका बच्चा उसके पास नहीं है, वो घबरा जाती है। डर और बेचैनी में वह तुरंत रेहाना के पास जाती है और अपने बेटे के बारे में पूछती है। रेहाना बिना झिझक के सब कुछ सच बताती है कि उसने उसके बच्चे के साथ में क्या किया। वह ठंडे लहजे में कहती है, शायद तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो और यहाँ के क्या वसूल है। वह आगे समझाती है, हमारी दुनिया में रहने वाली औरतों को अपने बेटे को अपने पास रखने की इजाजत नहीं होती है। हमने उसे वहाँ भेजा है जहाँ उसका भविष्य बेहतर हो सकता है। अगर वह यहाँ रहता तब लोग उसे ताने देते और उसे बिना पहचान के जीना पड़ता। फिर वह और भी कठोर होकर कहती है, अगर बेटी होती तो वह यहीं रहती, तुम्हारे पास। यह सुनकर मलिका का दिल टूट जाता है। माँ होने का दर्द और इस दुनिया के नियम उसके सामने एक साथ खड़े थे। अपने बेटे से जुदाई का दर्द उसके अंदर गहराई तक बैठ गया। उसी पल उसने ठान लिया कि एक दिन वह इस पूरी व्यवस्था को पलट कर रख देगी और खुद इस जगह की मालकिन बनेगी। समय बीतता गया। करीब 25 साल के बाद मलिका अपने इरादे में सफल हो चुकी थी। रिहाना अब इस दुनिया में नहीं थी और शाही महल पर अब मलिका का राज था। उसकी 3 बेटियां थी, लज्जो, बीबो और आलमजेब। लज्जो अब बड़ी हो चुकी थी और उसका ज्यादा समय एक अमीर आदमी के साथ में गुजरता था। वो अक्सर शाही महल में आता जाता रहता था। उस अमीर आदमी का नाम जोरावर था। जोरावर और लज्जो एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। उनके बीच एक गहरा लगाव था, लेकिन सवाल वही था कि क्या एक नवाब किसी तवायफ से सच्चा रिश्ता निभा सकता है? इसका जवाब आगे मिलने वाला था। उधर बीबो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और उसका ज्यादातर समय नवाब वली साहब के साथ में बीतता था। वहीं सबसे छोटी आलमजेब अब जवान होने के दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन उसका मन इस दुनिया से बिल्कुल अलग था। उसे शायरी से गहरा लगाव था और वह एक दिन मशहूर शायर बनना चाहती थी। पर इस जगह के नियम कुछ और ही थे। मलिका ने पहले ही तय कर लिया था कि जैसे ही आलमजेब 18 की होगी उसे भी उसी रास्ते पर चलना होगा जिस पर बाकी सब चलती आई है। एक दिन नवाब बलोच के यहाँ बड़ी दावत रखी जाती है। उनकी माँ कुर्सिया बेगम मलिका के करीबी दोस्त में होती है, इसलिए मलिका तय करती है कि वह आलमजेब को भी अपने साथ लेकर जाएगी। लेकिन आलमजेब वहाँ जाना नहीं चाहती थी और वह इस माहौल से दूर जाना चाहती थी, इसलिए वह तबीयत खराब होने का बहाना बनाती है। मलिका उसकी बात मान जाती है और उसे महल में आराम करने को कहती है, जबकि खुद दावत के लिए निकल पड़ती है। जाते जाते वह आलमजेब को यूं ही बताती है कि आज दावत में बहुत ही मशहूर शायर आने वाले हैं। यह सुनते ही आलमजेब का दिल खुशी से भर उठता है और वह उनसे मिलने के सपने देखती है। लेकिन अब वह खुद ही अपने बनाए बहाने में फंस चुकी थी। अब चाह कर भी वह वहाँ नहीं जा सकती थी। मलिका के वहाँ से निकलते ही आलमजेब खुद को नहीं रोक पाती और चुपके से उसी दावत में पहुँच जाती है। आज की यह महफिल नवाब बलोच ने अपने बेटे ताजदार के स्वागत में रखी थी, जो हाल ही में विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। महफिल में शायरी का रंग भी चढ़ा हुआ था। इसी दौरान ताजदार की मुलाकात आलमजेब से होती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और जैसे पहले ही मुलाकात में सब कुछ बदल जाता है। बातों का सिलसिला शुरू होता है और दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। उधर कुर्सिया बेगम ताजदार का परिचय मलिका से करवाती है, लेकिन ताजदार जो कि एक अलग ही माहौल में पला बढ़ा था, एक तवायफ से बातें करने में खास दिलचस्पी नहीं दिखाता है। हालांकि उसे यह भी नहीं पता था कि आलमजेब मलिका की ही बेटी है। दूसरी तरफ मलिका के मन में अपनी अलग ही योजना चल रही थी। वह चाहती थी कि आलमजेब का भविष्य ताजदार से जुड़ जाए और इसी इरादे से वह इस दावत में आई थी। जब ताजदार को यह पता चलता है कि मलिका उसकी दादी की करीबी है तो उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी होती है। वह तुरंत मलिका से माफी मांग लेता है। दावत खत्म होने के बाद जब मलिका वापस शाही महल में लौटती है तब उसे पता चलता है आलमजेब वहीं थी। वह उसे अपने टमटम के पीछे छुपा हुआ देख लेती है। उस वक्त वह कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसे अंदर जाने का
इशारा कर देती है, लेकिन टमटम चलाने वाला इकबाल यह सब देखकर अंदर ही अंदर डर जाता है। उसे एहसास हो चुका था कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। उस रात इकबाल इतना परेशान था कि उसकी आंखों से नींद तक गायब हो चुकी थी। इसी बीच महल की नौकरानी साइमा उसे खाने के लिए बुलाने आती है। साइमा और इकबाल एक दूसरे को काफी समय से चाहते थे, लेकिन उनका यह रिश्ता छुपा हुआ था। शाही महल के दीवारों के अंदर ऐसी बातों की कोई जगह नहीं थी। अगले सुबह मलिका का गुस्सा सामने आता है। वह आलमजेब की सारी किताबें जला देती है। यह उसकी नजर में झूठ बोलने की सजा थी। मलिका को सब पता चल चुका था, क्योंकि पिछली रात को उसने आलमजेब को खुद दावत से लौटते हुए देख लिया था। आलमजेब रोते हुए अपनी गलती को मानती है और वादा करती है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगी, लेकिन मलिका का दिल नहीं पिघलता। वह उसकी आखिरी किताब भी आग में झोंक देती है, वही किताब जिसमें आलमजेब अपनी शायरी लिखा करती थी। यह सब देखकर आलमजेब अंदर से टूट जाती है। वह अपनी बहन बीबो को सब बताती है। बीबो उसे तुरंत अपने साथ एक किताबों की दुकान पर लेकर जाती है और कहती है कि वह जितना चाहे किताबें ले सकती है। इसके बाद बीबो खुद एक किताब लेकर दुकान से बाहर निकलती है और तेजी से किसी खास शख्स के पास में जाती है। वह पहुंचती है हामिद साहब के पास, जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले बागियों के नेता थे। बीबो को यह खबर वली साहब के जरिए मिली थी कि आज होने वाली रैली के दौरान पुलिस कमिश्नर एंडरसन सख्त कार्रवाई का आदेश देने वाला है। इसी वजह से बीबो एक खास मकसद के साथ में आई थी। उसने एक किताब के अंदर पिस्टल छुपाकर हामिद साहब तक पहुंचाई। दरअसल बीबो गुपचुप तरीके से बागियों की मदद कर रही थी। वह लंबे समय से अंग्रेजों की हर छोटी बड़ी जानकारी हामिद साहब तक पहुंचा रही थी, ताकि देश की आजादी की लड़ाई में वह अपना योगदान दे सके। उधर किताबों की दुकान पर आलमजेब की मुलाकात फिर से ताजदार से होती है। ताजदार को वहाँ किताबें ढूंढते देखकर आलमजेब उसे एक साधारण काम करने वाला समझती है। ताजदार भी अपनी असली पहचान छुपाए रखता है और दुकान के मालिक भी उसकी बात मानकर चुप रहता है। जब आलमजेब किताबें लेकर बाहर निकलती है तो अचानक माहौल बदल जाता है। धरना दे रहे लोग और अंग्रेजी फौज के बीच टकराव शुरू हो जाता है। अराजकता फैल जाती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ताजदार तुरंत आलमजेब की मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन अंग्रेज उसे भी बागी समझ लेते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं। तभी अचानक पीछे से गोली चलती है और वह अंग्रेज सिपाही वहीं गिर जाता है। यह गोली हामिद साहब ने चलाई थी, जिससे ताजदार की जान बच जाती है। लेकिन इस भगदड़ में आलमजेब कहीं खो जाती है। ताजदार उसे ढूंढ नहीं पाता, बस उसके हाथ में उसका एक रुमाल रह जाता है, एक याद के रूप में। उधर एक दिन लज्जो जोरावर से मिलने के लिए कैफे में पहुंचती है, लेकिन वहाँ जो वह देखती है उसका दिल टूट जाता है। जोरावर किसी और औरत के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा था। जब लज्जो ने जोरावर से इस बारे में सवाल किया तो उसे सच्चाई मालूम चली। जल्द ही उसका निकाह सबा नाम की एक नवाबजादी से होने वाला था। यह सुनते ही लज्जो का दिल टूट जाता है। जिस रिश्ते को उसने सच्चा समझा था, यह सब एक भ्रम निकला। जोरावर अपनी बेरुखी में और भी आगे बढ़ जाता है और ताना मारते हुए कहता है, अगर तुम हमारे निकाह में नाचने आओगी तो हमें बहुत खुशी होगी। यह बात लज्जो के दिल को और चीर देती है, लेकिन फिर भी वह अपने जज्बात दबाकर उनकी खुशी के लिए वहाँ पहुँच जाती है। महफिल सजती है, नाच गाने का दौर शुरू होता है। इस दौरान लज्जो आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह सबा को छोड़कर उससे रिश्ता निभाए, लेकिन जोरावर उसकी बात सुनने के बजाय उसे उसकी औकात याद दिलाता है और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। यह देखकर माहौल सन हो जाता है। तभी वहाँ मलिका पहुँचती है और सबके सामने जोरावर को रोकते हुए कहती है, जिस घमंड में तुम डूबे हो आज वही तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई बनेगा। मलिका की आवाज में एक अजीब ठहराव होता है। वह आगे कहती है, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह की औरत को तुम नीचा समझते हो, तुम्हारी जड़ें भी वहीं से जुड़ी हुई हैं। और फिर वह राज खोलती है जो सालों से छुपा हुआ था। 25 साल पहले एक मासूम बच्चे को इस दुनिया से दूर भेज दिया गया था, जिसे सालों पहले अलग कर दिया गया था। बड़ा होकर नवाब जोरावर बना। सच यह था कि कुतुबुद्दीन खुद संतान नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पैसे देकर एक बच्चे को अपनाया और वह बच्चा मलिका का ही था। जब यह सच्चाई सबके सामने आई तो जोरावर की दुनिया जैसे पल भर में बदल गई। मलिका ने यह राज खोलकर उसे उसकी असलियत का एहसास करा दिया और फिर लज्जो का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। लेकिन यह सच सामने आने के बाद भी लज्जो का दिल टूट चुका था। जोरावर से जुदाई का दर्द वह सह नहीं पाई, इसलिए वापस लौटते वक्त उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। यह खबर पूरे माहौल को हैरान कर देती है। उसके जनाजे में कई चेहरे मौजूद थे, जिसमें एक चेहरा ऐसा भी था जिसका अतीत इस कहानी से जुड़ा हुआ था। वह थी फरीदन। फरीदन वही लड़की थी जिसे बचपन में इस दुनिया से अलग कर दिया गया था, ताकि वह कभी अपने हक की बात ना कर सके। अब इतने सालों के बाद वह सब कुछ फिर से याद कर रही थी। वह रात जब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी, उसे याद आता है कि कैसे एक पुराने रिश्ते का राज खुला था, जिसने कई जिंदगियों की दिशा बदल दी। और उसी पल से एक नई आग जन्मी थी, बदले की और अपने खोए हुए हक को वापस पाने की। मलिका की बात सुनकर माहौल थमसा जाता है। वह आगे सच उजागर करती है कि उस बच्चे के असली पिता कोई और नहीं बल्कि जुल्फिकार साहब थे। यह सुनते ही रिहाना अपना आपा खो बैठती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मलिका एक तकिया उठाती है और उसका मुंह दबाकर उसकी जान ले लेती है। उसी वक्त जुल्फिकार साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों मिलकर इस सच्चाई को छुपाने का फैसला करते हैं। वो रिहाना
सुहाना की लाश को बाहर बरामदे में ले जाते हैं और उसे इस तरह से टांग देते हैं कि जिससे सबको ऐसा लगे उसने खुद ही अपनी जान ली है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यह सब किसी की नजरों से बचा नहीं है, वह थी वहीदा और फरीदन। दोनों ने यह पूरा मंजर देख लिया था। अपनी सच्चाई छुपाने के लिए मलिका ने एक और साजिश रची। उसने फरीदन को इस दुनिया से दूर भेज दिया और वहीदा से वादा किया कि अगर वह चुप रहेगी तब उसे ख्वाबगाह सौंप दिया जाएगा। ख्वाबगाह शाही महल के पास ही एक आलीशान जगह थी। लालच में आकर वहीदा खामोश हो जाती है। उधर जुल्फिकार साहब अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं और पूरे मामले को दबा देते हैं ताकि सच्चाई बाहर न आए। कुछ दिन बीतते हैं। वहीदा ख्वाबगाह के कागज लेकर मलिका के पास में आती है ताकि वह वादा पूरा किया जा सके। लेकिन अब मलिका पीछे हटने लगती है और उसे टालने की कोशिश करती है। यह देखकर वहीदा का सब्र टूट जाता है। वह साफ साफ कह देती है कि अगर ख्वाबगाह उसके नाम नहीं किया गया तब वह सारा सच सबके सामने ला देगी। यह सुनते ही पास में बैठे जुल्फिकार साहब भड़क उठते हैं और गुस्से में आकर वे पास पड़ी कलम उठाते हैं और उसी से वहीदा पर वार कर देते हैं। जुल्फिकार के हाथों दिया गया वह घाव आज भी वहीदा के चेहरे पर साफ दिखाई देता है, जैसे बीते वक्त की यह कोई जिंदा निशानी हो। आखिरकार मलिका ने ख्वाबगाह वहीदा के नाम कर दिया, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। सिर्फ एक दिन बाद ही मलिका ने वही जगह किसी और को भी सौंप दिया, उसी नवाब की बीबी को, जिसका अतीत भी इस कहानी से जुड़ा हुआ था। असल में मलिका का यह फैसला सोच समझकर था। उसे डर था कि फरीदन एक दिन वापस आकर अपना हक जरूर मांगेगी, लेकिन इस चाल ने एक और आग जला दी। अब वहीदा के दिल में भी मलिका के खिलाफ नफरत जन्म ले चुकी थी। उधर उसी शाम फरीदन ने उस नवाब की बीवी से वह जगह हासिल कर ली और शाही महल के बिल्कुल पास आकर रहने लगी। अब वह उसी दुनिया में लौट चुकी थी जहाँ से उसे सालों पहले दूर कर दिया गया था। अगली सुबह हीरा मंडी का उस्ताद उसे मुबारकबाद देने पहुँचता है। यह वही शख्स था जो अमीर लोगों और अंग्रेज अफसरों को इन महफिलों तक लाने का काम करता था। बातों बातों में वह एक पुराने किस्से का जिक्र करता है कि एक अंग्रेज अफसर जो कभी मलिका से मिलने आया था, वह चाहता था कि वह मलिका के महफिल में शामिल हो, लेकिन मलिका ने उसे साफ मना कर दिया। उस दिन से वह आदमी अपनी बेइज्जती का बदला लेने की तलाश में था। एक दिन आलमजेब साइमा के साथ फिर उसी दुकान पर पहुंचती है जहां कभी उसकी मुलाकात ताजदार से हुई थी, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। दुकान के मालिक दरवाजे पर ताला लगा रहा था, मानो कहीं जाने की तैयारी में हो। आलमजेब उससे उस लड़के के बारे में पूछती है जिसे वह वहाँ काम करने वाला समझती थी। तब दुकानदार मुस्कुराते हुए सच्चाई बताता है, वह कोई आम मुलाजिम नहीं बल्कि एक नवाबजादा है जिसका नाम ताजदार है। यह जानकर आलमजेब चौंक जाती है। उधर ताजदार हामिद साहब की बैठक में मौजूद होता है जहां अंग्रेजों के खिलाफ आगे की रणनीति बनाई जा रही थी, लेकिन हामिद साहब उसे अपने दल में शामिल करने को तैयार नहीं थे। उन्हें शक था क्योंकि अक्सर नवाब अंग्रेजों के साथ में खड़े नजर आते थे। दूसरी तरफ आलमजेब को बीबो से यह मालूम चलता है कि वह उसी शाम वली साहब के साथ एक महफिल में जा रही है। आलमजेब के मन में उम्मीद जागती है कि शायद ताजदार वहां आएंगे। आखिर ऐसे जलसों में नवाबों की मौजूदगी आम बात थी। यही सोचकर वह बेबो के साथ उस महफिल की ओर निकल पड़ती है। शाम ढलती है, महफिल सजती है। वहाँ फरीदन भी मौजूद होती है अपने इरादों और योजनाओं के साथ में। लेकिन अब सवाल ये था, क्या किस्मत एक बार फिर से आलमजेब और ताजदार को आमने सामने लाएगी या फिर यह कहानी किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ेगी? इसका जवाब हम लोग इसके अगले पार्ट में देखेंगे, जो कि नेक्स्ट डे अपलोड होने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।